हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सभी का स्वागत है डिजिटल एनसीईआरटी के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। हम करने वाले हैं आज प्रैक्टिस सेट 3, तीसरा प्रैक्टिस सेट हम करने वाले हैं। और इसमें जो क्वेश्चन है वो इजी इतने नहीं डाले हैं मैंने, आप खुद देख करके लगा लोगी कि इतने इजी नहीं है। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, आप जो है डीप में पढ़ लेते हो, जो बेसिक क्वेश्चन है वो वहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाते हो उनको करने में। तो ऐसे शुरुआत में आपको एक दो टेस्ट जो है वो इजी ही लगेंगे, लास्ट में आगे जो हम जो है डिटेल में भी करेंगे इन सभी चीज़ों को, सब्जेक्ट को, टॉपिक्स को, सभी को डीप में भी करेंगे हम। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इजी ही आपको मिलेंगे पूरे टाइम, आपको एग्ज़ाम तक सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। मैं नोट्स भी बना रही हूँ हर सब्जेक्ट के लिए, मैराथन क्लास के लिए भी प्रिपेयर कर रही हूँ ताकि पूरा सिलेबस कवर हो जाए इन्हीं कुछ ही दिनों में, क्योंकि आप सभी को पता है कि 17-18 का एग्ज़ाम है और उतना टाइम हमारे पास नहीं है। फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो गए हैं, बहुत से जो है यूट्यूबर्स और सभी लगे हुए हैं कि एग्ज़ाम की डेट्स थोड़ी आगे चेंज की जाए, क्योंकि उसी दिन और भी बहुत से एग्ज़ाम है आसपास। तो इन्होंने थोड़ी जल्दबाजी कर दी है हरियाणा बोर्ड ने। आप सभी को पता है कि जो है स्टेट का एग्ज़ाम बहुत ही जो है जल्दबाजी में निकाल करके इन्होंने सीधा डेट दे दिया। पहले थोड़ा टाइम बच्चों को देना चाहिए, 1 महीने का, कम से कम 1 महीने, 1.5-2 महीने तो कम से कम देने ही चाहिए, क्योंकि स्टेट के एग्ज़ाम इतना ईजी नहीं होता जितना हम सोचते हैं कि भाई 10-15 दिन में बच्चे पढ़ करके और उसको क्लियर कर देंगे। बहुत टफ होता है, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, प्रिपेयर करना पड़ता है। आजकल सभी को पता है, कुछ बच्चे समझदार होते हैं जो पहले से तैयारी में लगे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि एग्ज़ाम की जब डेट आएगी तभी तैयारी करना स्टार्ट करते हैं। और एक मैं ये भी बोलती हूँ कि कल जो वीडियो नहीं आ पाई थी उसके लिए भी मुझे जो है तहे दिल से मैं माफ़ी मांगती हूँ भाई, क्योंकि एग्ज़ाम सर पे है और मुझे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए एफर्ट करने चाहिए। मैं समझती हूँ इन सभी चीज़ों को, लेकिन क्या करें, घर में भी बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं, वो भी हमें ही देखनी पड़ती है। यहाँ हमारे परिवार में जो है कुछ एक मैंने बोला था ना, बुजुर्ग एक्सपायर हो गए थे, तो उसी वजह से घर में कुछ काम हो गया था, तो मैं नहीं आ पाई थी कल। आज जो है मैं प्रैक्टिस सेट 3 लेकर के आई हूँ। आगे से मैं कोशिश करूँगी कि एक भी दिन आपके लिए कोई भी क्लास जो है मिस ना हो बीच में। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। बातें बहुत सी हो गई, और इतने समझदार आप हो, अगर टीजीटी पीजीटी की आप तैयारी कर रहे हो तो इतनी समझदारी आप में भी है कि आपको किस तरह से तैयारी करनी चाहिए। कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। पहला क्वेश्चन पहले हम करेंगे ज्योग्राफी। हम प्रैक्टिस सेट 3 कर रहे हैं। जो भी नए बच्चे जुड़ते हैं उनको मैं बता दूं, यहाँ पर हम 20-20 जो है क्वेश्चन करते हैं हर सब्जेक्ट के। हिस्ट्री के 20, पॉलिटिकल साइंस के 20, ज्योग्राफी के 20, और साथ ही साथ हम वो इकोनॉमिक्स रहेगी ना हमारी 20 नंबर। और साथ ही मैंने 5 क्वेश्चन आज पेडागोजी के भी डाले हैं, बिल्कुल ईजी से आप पढ़ करके उनको, आपकी समझ के ऊपर आधारित हैं, इतने आप मैच्योर हो तो उनका आंसर आप इजीली दे सकते हो। साथ ही साथ मैं 5-10 क्वेश्चन जो है हमारे एसएसटी की पेडागोजी के डालती रहूँगी हर टेस्ट में, ताकि आपको प्रैक्टिस होती रहे। अगर पेडागोजी आएगी तो आपको वो आप कर सकोगे एग्ज़ाम में। आज हम कर लेते हैं। जो भी नए बच्चे जुड़ते हैं उन सभी से मैं बोल रही हूँ कि वीडियो को लाइक करना। जिन्होंने भी पहले के टेस्ट नहीं देखे हैं वो उनको भी देख लेना, बिल्कुल ईजी से हैं। सभी ने कमेंट किया है कि इतने ईजी क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन आप क्या करते हो, सीधा उसको डीप में पढ़ लेते हो सभी चीज़ों को। वहाँ ईजी क्वेश्चन आ गया तो आप कन्फ्यूज हो जाते हो कि क्या करें। लेकिन शुरुआत हम 1-2 टेस्ट होंगे आज का, जो आप बता देना कि आज का जो टेस्ट था वो क्या आपको ईजी लगा था, या मॉडरेट था, या फिर हाई था। वैसे हाई नहीं डाली है मैंने इसमें भी। आगे के जो मैं क्वेश्चन बनाऊंगी 4th नंबर के टेस्ट के, तो मैं उसमें मॉडरेट टू हाई के डाल दूंगी, ताकि आपको इजी ना लगे और आप उसको सोल्व कर पाओ। उसको सोल्व करोगे तभी आपको पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन है। आज हम पहला क्वेश्चन करते हैं ज्योग्राफी की क्लास का। पहले हैं ज्योग्राफी। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, स्थल रूप यानी कि जो लैंड फॉर्म होते हैं उनका विकास मुख्यतः किस कारण से होता है। स्थल रूप किस वजह से बनते हैं, किस वजह से उनका जो है विकास होता है। तो स्थल रूपों का विकास किस वजह से होता है, केवल अपक्षय की वजह से, केवल जलवायु की वजह से, जो विभिन्न कारक या फिर प्रक्रियाओं की वजह से, या फिर जो मानवीय क्रियाएं होती हैं, क्या जो है केवल मानवों की वजह से ही स्थल रूपों का विकास होता है। तो इसका सही आंसर क्या है आप अपने हिसाब से लगा लो, फिर मैं आंसर बताती हूँ। और फिर आप लास्ट में ये भी देखना कि कितने जो है आपके ज्योग्राफी में सही थे, कितने हिस्ट्री में, कितने पॉलिटिकल में, और कितने इकोनॉमिक्स के, कौन से सब्जेक्ट में आप बेहतर कर पाती हो। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, विभिन्न कारकों और प्रक्रियाओं की वजह से। जो
अनेक क्रियाएं होती हैं, विभिन्न कारक होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, स्थल रूपों का निर्माण होता है। जैसे कि नदी की वजह से हो गए, हिमानी की वजह से हो गए, पवनों की वजह से, समुद्र की वजह से, और साथ ही साथ प्रक्रियाएं भी होती हैं बहुत सी, जैसे कि अपर्दन हो गया, परिवहन, निक्षेपण, इन सभी क्रियाओं की वजह से और इन सभी कारकों की वजह से क्या होता है, स्थल रूपों का निर्माण होता है, विभिन्न कारक और प्रक्रियाओं की वजह से। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट कथन अभिकथन का क्वेश्चन है। इसमें पहला कथन दिया गया है यहाँ पर, नदी की युवा अवस्था में ऊर्ध्वाधर अपर्दन वर्टिकल इरोजन अधिक होता है। नदी की युवा अवस्था में, जब नदी अपनी युवा अवस्था में होती है तब जो है अपर्दन होता है, कटाव होता है, वो अधिक होता है। कारण अभिकथन या फिर कारण क्या दिया गया है यहाँ पर, क्योंकि इस अवस्था में नदी की ढाल अधिक होती है। क्या कथन सही है, कारण सही है, यानी कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। क्या इसका कारण ये है, यानी कि हमें इसका आंसर ढूंढना है। फिर है ए और आर दोनों सही है और आर जो है इसकी सही व्याख्या नहीं है, क्या ये सही है और इसका कारण नहीं है ये आर, या फिर ए सही है और आर गलत है, या ए गलत है और आर सही है। जब नदी होती है ना, नदी मान लो ये पहाड़ है, नदी फुल अपनी स्पीड में आती है, पूरे अपने जोश में होती है, जिसको हम बोलते हैं ना युवा अवस्था में, फुल ढलान में, जब वो ढलान से नीचे ऐसे गिरती है फुल स्पीड में, तो जो यहाँ पर कैसे काटती है, वो एक ही जगह पर लंबवत काटती है ऐसे पानी की वजह से। तो इस तरह से एक तो नदी की जो युवा अवस्था होती है लंबवत काटती है, तो वी आकार की घाटी का निर्माण होता है। और ये जो बात होती है वो बिल्कुल सच होती है, यानी कि जब नदी जो होती है युवा अवस्था में ऊर्ध्वाधर वर्टिकल इरेजन, यानी कि नदी की जो ढाल होती है वो तेज होती है और पानी नीचे की ओर जोर से काटता है, ऐसे धड़ाम से नीचे गिरता है और जोर से यहाँ लंबवत काटता है, और इसी वजह से ऊर्ध्वाधर अपर्दन इसको बोलते हैं, वर्टिकल इरोजन इसको बोलते हैं। और साथ ही साथ इसमें से क्या होता है, ये जो आकार यहाँ पर कटा होता है ना ज़मीन पे, इसको हम वी आकार की घाटी भी बोलते हैं, वी आकार की घाटी का निर्माण भी होता है। तो इसका ए और आर दोनों सही है और इसकी सही व्याख्या भी करता है। जो ऊर्ध्वाधर अपर्दन होता है युवा अवस्था में, वो इसी वजह से होता है क्योंकि उस टाइम पे नदी की जो ढाल होती है वो अधिक होती है। तो ए और आर दोनों सही हैं और इसकी व्याख्या भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा ए। आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए। ये मैं साफ कर देती हूँ ताकि पीडीएफ पढ़ने में आपको दिक्कत ना हो। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पूछा गया है जो वी आकार की घाटी है वो अभी हमने पढ़ी, वी आकार की घाटियाँ किससे बनती हैं, वी आकार की घाटियाँ किससे बनती हैं, क्या पार्श्व अपर्दन से बनती हैं, ऊर्ध्वाधर अपर्दन से बनती है, निक्षेपण से, या रासायनिक अपक्षय से। तो अभी हमने पढ़ा जब पानी अपनी युवा अवस्था में ढलान से नीचे गिरता है, ऊर्ध्वाधर अपर्दन जिसको हम बोलते हैं, उससे क्या होता है, वी आकार की घाटी का निर्माण होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, देखो मिलान करना है इनको, निम्नलिखित का मिलान करना है। ये सूची 1 है एजेंट और सूची 2 स्थल रूप, यानी कि नदी से, हिमानी से और पवन से, इनमें से कौन कौन से स्थल रूप बनते हैं ये पूछा गया है। क्या नदियाँ डेल्टा बनाती हैं, क्या हिमानी जो है, यानी कि नदियाँ जो होती हैं, ए का क्या हो जाएगा, डेल्टा। किस प्रकार से, हिमानी से यू आकार की घाटी और पवन से मशरूम सेल, यानी कि ए का हो जाएगा 2, ए में 2 इसमें भी है और इसमें भी है, ये तो कट ही जाएंगे। फिर बी में क्या है 3, बी में 3 इसमें है और सी में 1, यानी कि जो पहला आंसर है वो सही हो जाएगा। अब ये किस लिए है, नदी से डेल्टा, जब नदी यहाँ पर बहती हुई आती है, मान लो ये धारा है बहती हुई आई, जब मैदानी भाग में पहुँचती है तो उसकी कई शाखाएं बट जाती हैं, ऐसे इस तरह से ढलान कम हो जाता है और वहाँ पर कई शाखाएं बन जाती हैं। तो ये क्या हो गया, यानी कि जो एक तरह का ये डेल्टा बन गया, यानी कि नदियों से क्या होता है, डेल्टा का निर्माण होता है। हिमानी यू आकार की घाटी बनाती है, हमने बोला कि नदी जब तेज बहाव से आती है, ऊपर से गिरती है, तो वी आकार की घाटी का निर्माण होता है। वैसे ही जब बर्फ़ के जो होते हैं, ये बर्फ़ हिमानी ग्लेशियर जब पिघल कर गिरता है तो क्या करता है, यू आकार की घाटी का निर्माण करता है, क्योंकि किनारों को भी काटता हुआ चलता है। जब ऊपर से ऐसे गिरते हैं तो किनारे भी कटते हैं और इसी वजह से वी आकार की घाटी नहीं बल्कि यू आकार की घाटी का निर्माण होता है, चौड़ी घाटी का निर्माण, इसको हम बोलते हैं यू आकार।
तो यू आकार की घाटी का निर्माण होता है हिमानी की वजह से, और पवनों की वजह से मशरूम सेल बनती हैं। किस वजह से? मानो ये एक चट्टान है, कोई चट्टान है, यहाँ पर पवनें इधर से उधर तेज रफ्तार में आती हैं, तो ये इसको सेल को या फिर इसको काटती हैं। और साथ ही साथ ये जो यहाँ से कट गई, यहाँ से चारों तरफ से हवा से, पवन से ये कटती हुई जाती है, और जो ये नीचे का सिरा होता है ये कम हो जाता है ऐसे। तो इस प्रकार से, और जो ये ऊपर का हिस्सा होता है ये ऐसे ही बचा रहता है। तो इस प्रकार से एक छतरीनुमा सेल का निर्माण होता है, जिससे यानी कि ये इस तरह से ये ऊपर का हिस्सा बचा रहता है, और ये जो हिस्सा होता है ये ऐसे ऐसे कटता हुआ चला जाता है ऐसे। तो ये जो हिस्सा होता है और नीचे का हिस्सा कट जाता है, और इसी वजह से क्या होता है, एक मशरूम छतरीनुमा सेल का निर्माण होता है। यानी कि ये पवनों से होता है। ये जो डेल्टा बनता है ये नदियों की वजह से बनता है। वी आकार की घाटी बनती है नदी की वजह से। यू आकार की घाटी बनती है हिमानी की वजह से, ग्लेशियर की वजह से। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। और इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टेट में, ये मत सोचना है कि ये ईजी है। फिर है ओक्सबो लेक। गोखुर जो झील होती है उसका निर्माण किस प्रक्रिया से संबंधित है? ओक्सबो झील का जो निर्माण होता है वो किस वजह से होता है? आप सभी को पता है, नदी जो ऊपर से बहती हुई आती है इस तरह से, कहाँ गया पेन, हाँ ये रहा, इस तरह से। तो इस तरह से बहती है वो नदी विसर्प आकृति में। तो ये जो पानी है यहाँ पर, ये जो यहाँ पर ये मोड़ खाती है ना, ये आगे चल करके इस तरह से ये जो मोड़ होते हैं ये कट जाते हैं यहाँ से, और जो यहाँ पर झील बन जाती है, पानी इकट्ठा हो जाता है, एक झील बन जाती है। ये मोड़ है यहाँ पर, ये झील बन जाती है, और इसी को नाम दिया गया है गोखुर झील, या फिर इसको हम बोलते हैं ओक्सबो लेक। तो इसका निर्माण कौन सी प्रक्रिया से होता है? क्या ऊर्ध्वाधर अपरदन से होता है, पार्श्व अपरदन से होता है, या फिर पवन क्रिया से, या हिमानी निक्षेपण? तो ये नदी से, नदी बहती हुई जाती है और उसी वजह से क्या होता है, गोखुर झील का निर्माण होता है। जब नदी क्या करती है, किनारों को काट देती है, यानी कि जो किनारे होते हैं ना ये कट जाते हैं यहाँ से, और अलग पानी इकट्ठा हो जाता है मोड़ पे। तो उसी से क्या होता है, ओक्सबो झील का निर्माण हो जाता है, और इसको बोलते हैं पार्श्व अपरदन। क्या बोलते हैं इसको? पार्श्व अपरदन। तो ओक्सबो झील का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? पार्श्व अपरदन से। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल रूप निक्षेपण से बनता है? निक्षेपण से, डिपोजिशन से कौन सा स्थल रूप बनता है? क्या जलप्रपात, गार्ज, डेल्टा, या फिर वी आकार की घाटी? निक्षेपण से जो है कौन सा इनमें से स्थल रूप बनता है? निक्षेपण का मतलब आप समझो, जब नदी जो है बहती हुई आती है, अपने साथ में बहुत सी चीज़ें उठा करके लेकर आती है, मिट्टी, कंकड़, पत्थर, बहुत सी जो है मिट्टी वगैरह, गाद वगैरह साथ में लेकर के चलती है। फिर जब मैदानी भाग में पहुंचती है उसकी गति क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है, नदी की स्पीड जो होती है वो कम हो जाती है। वहीं पर जो अपने साथ में जो भी चीज़ें वो बहा कर लाई है वो वहीं पर छोड़ देती है, सारी चीज़ों को वहीं छोड़ देती है, और इस वजह से नदी क्या करती है, डेल्टा का निर्माण करती है। वहीं पर जो डेल्टा स्थल रूप बनता है वो किस वजह से बनता है? विक्षेपण की वजह से। अधिक जो है अनेक धाराओं में नदी निकल जाती है बह करके, और जो सामान अपने साथ लेकर के आई है वो उसको वहीं छोड़ देती है, और इसी वजह से डेल्टा का निर्माण होता है। तो निक्षेपण से बनने वाला स्थल रूप क्या कहलाएगा? डेल्टा। क्या कहलाएगा? डेल्टा। नेक्स्ट है कथन अभिकथन। कथन दिया गया है कि बाढ़ मैदान नदी के मध्य और निचले प्रवाह में बनते हैं। जो बाढ़ मैदान होते हैं वो नदी के मध्य और निचले प्रवाह में बनते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि इन क्षेत्रों में नदी की गति जो होती है वो स्पीड होती है वो कम हो जाती है। तो दोनों ही बातें सही हैं, और इसकी जो व्याख्या है ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं, और इसकी व्याख्या भी है, व्याख्या भी सही है। नेक्स्ट हो जाएगा अगला क्वेश्चन, हिमानी द्वारा जो बनी घाटियां हैं सामान्यतः किस आकार की होती हैं? हिमनद के द्वारा बनने वाली घाटियां हमने बताई थी यू आकार की घाटी होती है। पानी जो लंबवत काटता है वो वी आकार की घाटी का निर्माण करता है। हिमनद जो आता है वो बड़े बड़े ग्लेशियर यानी कि जो बर्फीले पत्थर नुमा होते हैं वो ऊपर से गिरते हैं, तो यू आकार यानी कि किनारों को काटता हुआ चलता है, और इससे घाटी का जो आकार है वो इस तरह से चौड़ी होती जाती है यू आकार की। तो इस वजह से क्या होता है, यू आकार की घाटियों का निर्माण होता है। चौड़ाई में काटते हैं ना कि गहराई में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, मोरेन क्या है? मोरेन, मोरेन क्या है? क्या नदी के द्वारा लाई गई मिट्टी को मोरेन बुलाते हैं? पवनों द्वारा जमी हुई रेत को बुलाते हैं? हिमनद के द्वारा जमा हुआ मलबा या फिर समुद्री अवसाद होती हैं उसको मोरेन बुलाते हैं? तो मोरेन क्या है? मोरेन का मतलब है
हिमानी के द्वारा जमा किया गया मलबा। मोरेन का मतलब क्या है, किसको बोलते हैं हम, हिमनद, हिमानी के द्वारा जमा किया गया मलबा। हिमानी जो अपने साथ में पत्थर या फिर मिट्टी लेकर के आ जाती है और फिर पिघलने के बाद में उसको वहीं पर जमा कर देती है, उसको नाम दिया गया है मोरेन, उसको नाम दिया गया है मोरेन। हिमनद यानी कि अपने साथ में जो भी पत्थर मिट्टी सब कुछ बहा करके लेकर आती है और फिर पिघलने के बाद में वो वहीं पर जमा कर देती है उन सभी चीज़ों को, उसको नाम दिया गया है मोरेन। नेक्स्ट है विंड इरोजन यानी कि मशरूम सेल। मशरूम रोग का निर्माण किस कारण होता है, तो हमने अभी पढ़ा था पवनों के कारण। पवनों के कारण सेल का कटाव हो जाता है और ऊपर की जो सेल होती है वो बची रहती है और इसी वजह से मशरूम सेल का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नदी का पुनर्यौवन किस स्थिति में होता है। नदी का पुनर्यौवन किस स्थिति में होता है, जब आधार स्तर बेस लेवल बढ़ जाता है, जब आधार स्तर घट जाता है, जब वर्षा कम होती है या जब निक्षेपण बढ़ जाता है। तो आधार स्तर जब घट जाता है तब नदी क्या होती है, पुनर्यौवन जो है उस स्थिति में होती है। नदी को फिर से नीचे काटने की शक्ति मिल जाती है। क्या करती है, नदी को फिर से, बेस लेवल घटने का मतलब क्या था, नदी को फिर से नीचे की तरफ काटने की शक्ति मिल जाती है, यानी कि इसको कहते हैं पुनर्यौवन। क्या कहते हैं इसको, पुनर्यौवन, नदी का पुनर्यौवन। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें दी गई है सूची 1 और सूची 2 यानी कि इनका मिलान करना है। ऊपर वाले का हमने आंसर किया ना, हाँ, जब आधार स्तर घट जाता है। तो इसमें हमें मिलान करना है। अपर्दन पहला है ए अपर्दन, दूसरा है परिवहन और तीसरा है निक्षेपण। तो ये किस जो है स्थिति में होते हैं। अपर्दन का मतलब क्या होता है, परिवहन का मतलब क्या होता है, निक्षेपण का मतलब क्या होता है। अपर्दन का मतलब हमें पता है कटाव होता है। जब भी मिट्टी का अपर्दन हम बोलते हैं, यानी कि मिट्टी का कटाव होता है। बह कर के जब मिट्टी चलती है, चलती हुई मिट्टी जब बह कर के चलती है उसको हम क्या बोलते हैं, परिवहन। और फिर जो होते हैं निक्षेपण क्या होती है, एक जगह पे ले जा कर के उसको छोड़ देना, जमा कर देना, उसको बोलते हैं यानी कि निक्षेपण। यहाँ पर निक्षेप कर दिया मिट्टी का, मृदा का, किसी भी चीज़ का। तो अपर्दन का मतलब होता है मिट्टी का कटाव, किसी भी पदार्थ का, पत्थरों का, मिट्टी का, तो उसको कटाव जो होता है उसको बोलते हैं अपर्दन। फिर है परिवहन, उसको लेकर के चलना। जब बारिश आती है तो मिट्टी कंकड़ पत्थर अपने साथ में लेकर के चलती है ना, कटाव करने के बाद में बहती हुई जाती है, तो उसको ढोना, पदार्थ को ढोने की स्थिति क्या होती है, परिवहन। और निक्षेपण होती है उसको ले जा करके कहीं पर मैदानी भाग में, कहीं घाटी में, कहीं पर भी उसको जमा कर देना, छोड़ देना, वो होता है उसका जमाव। तो ये तीनों चीज़ें, ए का हो जाएगा 2, ए में 2, बी में 3 और जो सी है इसमें हो जाएगा पहला, यानी कि आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है मिंडर। मियंडर या फिर मिंडर बनने का मुख्य कारण क्या होता है। मियंडर बनने का मुख्य कारण क्या ऊर्ध्व अपर्दन होते हैं, पार्श्व अपर्दन होते हैं, अपक्षय होते हैं या हिमानी क्रिया होती है। मियंडर कब बनता है, जब नदी किनारों को काटती है। एक तो नदी होती है लंबवत जिसमें वी आकार की घाटी होती, निर्माण होता है वी आकार की घाटी का। जब ऊर्ध्व अपर्दन होता है तब ये जो है आकृति बनती है। और मियंडर कब बनता है, जब ये किनारों को काटती है, यानी कि पार्श्व अपर्दन, यानी कि जो नदी की जो धारा है वो एक जगह लंबवत गिरने की बजाय चारों तरफ गिरती है, किनारों को भी काटती हुई जाती है और ये यहाँ से चौड़ी होती जाती है। इससे क्या होता है, बीच का जो भाग होता है वो जमा करता है, यानी कि जो बीच का भाग हो जाता है वो जमा होता रहता है। यहाँ पर, यहाँ से कटाव हुआ, फिर यहाँ का जो कटाव होगा वो बीच में जमा हो गया, फिर यहाँ जो कटाव होगा वो फिर बीच में जमा हो गया। तो इसको हम बोलते हैं साइड से जो कटिंग हो रहा है, साइड के जो भाग कट रहे हैं घाटी के, उसको बोलते हैं हम मियंडर या फिर मिंडर, मियंडर। तो इसका आंसर हो जाएगा पार्श्व अपर्दन के द्वारा। क्या होगा, पार्श्व अपर्दन द्वारा। आंसर क्या होगा, पार्श्व द्वारा। नेक्स्ट है इंसेलबर्ग सामान्यतः किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इंसेलबर्ग कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं। क्या हिमानी क्षेत्र में पाए जाते हैं, आर्द्र में पाए जाते हैं, शुष्क क्षेत्र में या फिर तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं इंसेलबर्ग। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आंसर क्या हो जाएगा, सी, शुष्क क्षेत्र। क्या हो जाएगा, शुष्क। जब क्या होता है शुष्क क्षेत्र में, ज़्यादातर शुष्क क्षेत्र में क्या होते हैं, ये जब
इंसेलबर्ग का मतलब होता है कोई भी अकेला पहाड़ जब खड़ा रहता है और आसपास समतल जमीन होती है। जब भी जैसे कि शुष्क क्षेत्रों में बारिश होती है, बारिश क्या होती है, बारिश कम होती है और मृदा अपरदन क्या होता है, वहाँ पर तेज होता है। तेज मृदा अपरदन की वजह से यानी कि कोई भी एरिया है ये यहाँ पर, तो यहाँ पर आसपास की जो मिट्टी है वो बहती हुई, जो भी नरम मिट्टी होती है और जो चट्टानी नरम चट्टानी होती है वो घिस जाती हैं अपरदन की वजह से और बह करके चली जाती हैं। अगर कोई पास में ही कठोर चट्टान होती है वो ऐसे खड़ी रहती है, वो कटती नहीं है। पास की जो चट्टानी है नरम, वो बह करके ऐसे चली गई और जो एक अकेला एक जो ये कठोर चट्टान है ये खड़ी रह गई वहाँ पर। तो इस अकेले खड़े जो एक पहाड़ बन जाता है, पास की जो ज़मीन होती है वो समतल हो जाती है। तो इस अकेले खड़े पहाड़ को क्या बोलते हैं, इंसेलबर्ग। और ये शुष्क क्षेत्रों में ज़्यादा होता है, वहाँ पर जो मिट्टी होती है वो अपरदन की वजह से मृदा अपरदन होता है और बह करके चली जाती है। इस वजह से जो अकेला खड़ा पहाड़ होता है उसी को बोलते हैं इंसेलबर्ग। और जैसे कि भारत के दक्कन का पठार है, वहाँ का कुछ भाग जो है इंसेलबर्ग में है। फिर इंसेलबर्ग शुष्क क्षेत्रों में अपरदन के कारण बना होता है और उसी को नाम दिया गया है इंसेलबर्ग, एक अकेला पहाड़ जब खड़ा रहता है और कहाँ पर होता है, शुष्क या फिर अर्ध शुष्क क्षेत्रों में। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, नदी के द्वारा लाई गई तलछट को क्या कहते हैं। जब नदियाँ अपने साथ में बहाकर लाती हैं तलछट, उसको नाम क्या दिया गया है, क्या कहते हैं उसको नाम दिया गया है एल्यूवियम। क्या नाम दिया गया है उसको, एल्यूवियम। जब ग्लेशियर अपने साथ बहा करके लाते हैं उसको क्या बोलते हैं, मोरेन। इसको क्या बोलते हैं, ग्लेशियर। क्या कौन बहा करके लाता है, ग्लेशियर। और साथ ही साथ है लोएस, जो पवनों के द्वारा बहा करके लेकर आती हैं, पवने या फिर विंड जो बहा करके लेकर आती हैं उसको बोलते हैं ग्लेशियर। और इसको हम एल्यूविनियम बोलते हैं। एल्यूविनियम किसको बोलते हैं, नदियों के द्वारा, यानी कि रिवर्स जो बहा करके लेकर आती हैं तलछट और उसको जमा जहाँ पर करती हैं निक्षेप, तो उसको बोलते हैं एल्यूवियम। ये तीनों याद रखना, मोरेन जिससे ग्लेशियर जो है ग्लेशियर द्वारा बहा कर लाया गया तलछट, लोएस विंड के द्वारा लाया गया और एल्यूवियम रिवर्स के द्वारा। नेक्स्ट है डेल्टा नदी के अंतिम भाग में बनता है क्योंकि, डेल्टा जो नदी का अंतिम भाग होता है जहाँ पर नदी की धारा कम हो जाती है मैदानी भाग में, वहाँ पर क्यों बनता है डेल्टा। जब नदी समुद्र में मिलती है उससे पहले डेल्टा बनाती है, डेल्टा का निर्माण करती है। क्यों करती है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर अपरदन अधिक होता है, नदी की गति कम हो जाती है। ये हमने पढ़ा था कि नदी की गति जो होती है वो कम हो जाती है, इसी वजह से डेल्टा का निर्माण होता है। जो भी अपने साथ में गाद मिट्टी पत्थर वो सभी चीज़ें वहाँ पर जमा कर देती है और अधिक अनेक धाराओं में बट जाती है, तब डेल्टा का निर्माण होता है। तो इसका आंसर आगे जाने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला है 17 नंबर क्वेश्चन, एस्कर किससे संबंधित स्थल रूप है। एस्कर जो स्थल रूप है वो किससे संबंधित है, पवन से, नदी से, पवन से, हिमानी या फिर समुद्र से। तो इसका आंसर हो जाएगा सीधा सीधा हिमानी। हिमानी के नीचे बहती हुई जलधारा जो कि रेत कंकड़ जमा कर देती है उसको जो है बोला गया है एस्कर। क्या बोला गया है, एस्कर। अगला क्वेश्चन क्या है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं वरना वीडियो जो है बहुत लंबी बन जाएगी, क्योंकि अभी तक ज्योग्राफी चल रही है हमारी। क्वेश्चन नंबर है 18 और अभी बताना मेरे को कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर ये बताना कि क्या इस लेवल के क्वेश्चन आपको इजी लग रहे हैं अभी भी। क्या आप बोलोगे अभी भी इस वीडियो को देखने के बाद भी कि ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भले ही आप प्रीवियस ईयर के जो अपने पेपर हैं वो उठा करके देख लो। कैनियन सामान्यतः कहाँ बनते हैं, कैनियन कहाँ पर बनते हैं, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में, शुष्क पठारी क्षेत्र में, हिमाच्छादित क्षेत्र में या तटीय मैदानों में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैनियन कहाँ बनते हैं, कैनियन बनते हैं शुष्क पठारी क्षेत्रों में, शुष्क पठारी क्षेत्रों में। कठोर चट्टानें होती हैं, वर्षा कम होती हैं और जो होता है तेजी से क्या होता है वहाँ पर अपरदन होता है, मिट्टी का कटाव ज़्यादा होता है, इसी वजह से कैनियनों का निर्माण होता है शुष्क पठारी क्षेत्रों में। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है, सही पूछा है इसने, कौन सा कथन सही है। ए, सभी घाटियाँ नदी से बनती हैं। क्या सभी घाटियाँ नदी से ही बनती हैं, बिल्कुल भी नहीं। यू आकार की जो घाटी है वो हिमनद से बनती है।
पवन केवल अपर्दन करता है। क्या पवन अपर्दन ही करता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि पवन निक्षेपण भी करता है। पवन काटता भी है और उसको उड़ा करके अपने साथ ले जा करके कहीं और उसको जमा करता है, निक्षेपण भी करता है। अगला है हिमानी। हिमानी अपर्दन और निक्षेपण दोनों करती है, सभी को पता है। समुद्र कोई स्थल रूप नहीं बनाता, ये समुद्र में भी स्थल रूप बनते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हिमानी अपर्दन भी करती है और निक्षेपण भी करती है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? नहीं पूछा है इस बार, आप याद रखना इसको, नेगेटिव यहाँ पर एन लिख लो कि नेगेटिव पूछा है। क्या नदियों से डेल्टा बनते हैं? ये तो सही है। अगला है हिमानी मोरेन। क्या हिमानी यानी कि मोरेन हिमानी से ही मोरेन होते हैं। मोरेन किसको बोलते हैं? जो जमा कर देता है ना हिमानी ले जा करके अपने साथ में, निक्षेपण, उसको बोलते हैं मोरेन। तो ये भी सही हो जाएगा। पवन स्थल रूप, मशरूम सेल का निर्माण होता है। स्थल रूप जो ये है मशरूम किस वजह से होता है? पवन की वजह से ही होता है, बिल्कुल सही है। समुद्र यू आकार की घाटी, यू आकार की घाटी हमने पढ़ा ग्लेशियर की वजह से होता है, समुद्र से नहीं होता। तो इसने गलत ही पूछा है, गलत हो जाएगा आंसर डी। डी क्या हो जाएगा? गलत। समुद्र की वजह से जैसे एक तो क्लिफ बनेगी, क्या बनेगी? क्लिफ। एक बनती हैं केव और तीसरी बनती है अर्च। अगला सेक्शन हमारा हिस्ट्री का है और हिस्ट्री का पहला क्वेश्चन, पहला जो है, अभी आपने ज्योग्राफी के 20 क्वेश्चन किए हैं, तो कमेंट करके जल्दी बताना कि मैं लाइव वीडियो तो नहीं ले रही, वरना पूछ लेती अभी कि आपके ज्योग्राफी में कितने बने, लेकिन आप फिर भी लाइव नहीं है, फिर भी अगर जिसने भी कंप्लीट जो है क्वेश्चन किए हैं ईमानदारी से, वो ज़रूर कमेंट में लिख देना कि कौन से सब्जेक्ट में कितने नंबर आपके बनते हैं। नेक्स्ट है मौर्य साम्राज्य। हिस्ट्री का पहला क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य का प्रशासन किस प्रकार का था? मौर्य साम्राज्य का जो प्रशासन था वो किस प्रकार का था? विकेंद्रीकृत था, जनजातीय था, अत्यधिक केंद्रीकृत या फिर सामंती? इसका जो आंसर हो जाएगा वो अत्यधिक केंद्रीकृत हो जाएगा। मौर्य प्रशासन में जो राजा होता था, सारी शक्ति उसके ही हाथों में होती थी। केंद्रीकृत का मतलब होता है कि सारी शक्ति किसी एक के हाथ में, अत्यधिक केंद्रीकृत जो सारी शक्ति होती थी वो सत्ता के हाथ में नहीं, बल्कि सारी शक्ति राजा के हाथ में होती थी। केंद्र में रह करके पूरे साम्राज्य को कौन चलाता? राजा चलाता था। अधिकारी जो होते थे वो राजा के अधीन होते थे, इसलिए इसको बोला गया है केंद्रीयकृत शासन, केंद्रीकृत, अत्यधिक केंद्रीकृत। नेक्स्ट है कथन। पहला कथन दिया गया है यहाँ पर, मौर्य प्रशासन में राजा जो होता था वो सर्वोच्च सत्ता थी, सर्वोच्च जो सत्ता था, यानी कि ये बात सही है। अभी हमने क्या कि मौर्य साम्राज्य में जो शासन था वो केंद्रीकृत था, सारी शक्ति जो थी वो राजा के पास में थी, तो ए सही है। क्योंकि मौर्य प्रशासन का आधार शक्तिशाली नौकरशाही थी। क्या आर सही है? शक्तिशाली नौकरशाही था, तो ये भी सही हो जाएगी। राजा जो था वो सर्वोच्च होता था और जो मजबूत नौकरशाही होते थे, अधिकारी जो होते थे वो राजा के आदेश लेकर के ही काम करते थे, तो इसलिए जो आधार था प्रशासन का वो शक्तिशाली नौकरशाही होते थे। अधिकारी कोई भी काम करने से पहले राजा की अनुमति का इंतजार करते थे, उससे पहले कुछ काम नहीं करते थे। सारी शक्तियाँ राजा के हाथ में थी। तो राजा की शक्ति किस प्रकार से बढ़ी है, इस चीज़ को इसमें बताया गया है कि जो सारी शक्ति थी वो राजा के पास में थी और शक्तिशाली नौकरशाही प्रशासन था उस टाइम पे। तो ए सही है और इसकी जो व्याख्या है वो भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और इसकी व्याख्या भी सही है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, मैगस्थनीज किस मौर्य शासक के दरबार में आया था? मैगस्थनीज किसके दरबार में आया था? तो इसका आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, और ये एक यूनानी राजदूत था। यूनानी, मैगस्थनीज क्या था? एक यूनानी राजदूत, यूनानी राजदूत था। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, इसका मिलान करना है। ए में दी गई है समाहर्ता, सेनापति और दुर्गपाल, और दूसरे में दिया गया है सेना प्रमुख, कर संग्रह और किले की सुरक्षा। तो कौन क्या कार्य करता था? किसके हाथ में क्या कार्य होते थे, क्या पद होते थे? तो ये पद दिए गए हैं मौर्य प्रशासन में कि कौन से पद में क्या कार्य सौंपा गया था।
समाहर्ता कौन होता था? समाहर्ता का क्या कार्य होता था? समाहर्ता का कार्य होता था कर संग्रहण करना, कर इकट्ठा करना। सेनापति क्या करते थे? सेनापति सेना का प्रमुख होता था। और दुर्गपाल जो होते थे वो क्या करते थे? किले की सुरक्षा करते थे। दुर्गपाल क्या करते थे? किले की, क्या काम था उसका? किले की रक्षा करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ए में 2, कर संग्रह करना। ए में 2 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी नीचे। नेक्स्ट है बी में क्या हो जाएगा? 1, बी में 1 यहाँ पर है और सी में 3, यानी कि आंसर हो जाएगा इसका ए। क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है अशोक के धम्म का मुख्य उद्देश्य क्या था? अशोक का जो धम्म था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? क्या बौद्ध धर्म का प्रचार करना इसका मुख्य उद्देश्य था? साम्राज्य का विस्तार करना था? सामाजिक नैतिकता और सहिष्णुता का विकास करना, सामाजिक नैतिकता बनाए रखना इसका मुख्य उद्देश्य था, समाज में नैतिकता का विकास करना, या फिर कर व्यवस्था में सुधार करना? अशोक का जो धम्म था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? सामाजिक, समाज में नैतिकता, नैतिक नियमों के ऊपर आधारित था। ये अहिंसा का त्याग करना है, हिंसा को अपनाना है, किसी भी जानवर को भी दुख नहीं देना, किसी भी पशु हो उसके साथ भी हमें प्रेम पूर्ण व्यवहार करना है, माता पिता का, गुरु का, सही सभी का जो है आदर करना है। तो ये नैतिक नियमों के ऊपर आधारित था। सहिष्णुता यानी कि पिता का, माता का, गुरु का, सभी का एक जो है सम्मान करना, सभी के प्रति, सभी धर्मों के प्रति जो है सहानुभूति रखना, किसी भी धर्म को ऊपर या फिर किसी भी धर्म को नीचा नहीं दिखाना। सहिष्णुता का मतलब सभी धर्मों को एक समान मानना। तो इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक नैतिकता और सहिष्णुता। अगला है कथन आधारित। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशोक के धम्म के संदर्भ में सही है? अशोक के धम्म से रिलेटेड कौन सा कथन दिया गया है? केवल बौद्धों के लिए था इसका आंसर। हिंसा को बढ़ावा देता था, सभी धर्मों के प्रति सम्मान सिखाता, अभी हमने किया सहिष्णुता यानी कि सभी धर्मों को एक समान मानना, सभी धर्मों की इज्जत करना, सभी धर्मों से को एक समान मानना। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला है मौर्य काल में भूमि कर को क्या नाम दिया गया था? जो भूमि के ऊपर कर लगाया गया था उसको नाम क्या दिया गया था? भूमि कर के नाम दिया गया था भाग। क्या नाम था? भूमि कर का भाग। और कितना जो है उपज का कितना भाग होता था? 1/6 हिस्सा, 1/6 हिस्सा। अगला है भारत में सबसे पहले आने वाले जो विदेशी आक्रमणकारी थे वो कौन थे? सबसे पहले विदेशी जो आक्रमणकारी थे वो कौन थे? वो थे यूनानी। आंसर क्या हो जाएगा? यूनानी यानी कि ग्रीक्स। ये सिकंदर के बाद आए थे भारत में सबसे पहले, और सिकंदर के बाद आने वाले क्या थे? ये विदेशी आक्रमणकारी। उसके बाद में आए थे यूनानियों के बाद में शक और फिर कुषाण। शक और कुषाण सबसे पहले आने वाले थे यूनानी। अगला है विदेशी आक्रमणकारियों को ने जो कथन दिया गया है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 9, कथन अभिकथन। कथन दिया गया है विदेशी आक्रमणकारियों ने भारतीय संस्कृति को अपनाया। क्या ये बात सही है कि उन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत की संस्कृति को अपनाया था? तो ये बात बिल्कुल सही है, उन्होंने अपनी संस्कृति को अपनाया था। अभिकथन यानी कि कारण दिया गया है क्योंकि भारत की सामाजिक धार्मिक व्यवस्था क्या थी? लचीली थी। क्या इसी वजह से उन्होंने अपनाया था? कि ये बात सही है कि भारत की जो सामाजिक धार्मिक व्यवस्था थी वो लचीली थी। तो इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि दोनों ही बातें सही हैं और इसकी जो व्याख्या भी है वो भी सही है। विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत की संस्कृति को अपनाया था। क्यों अपनाया था? क्योंकि जो भारत की सामाजिक धार्मिक व्यवस्था थी, संस्कृति थी, वो लचीली थी बिल्कुल, इसलिए उन्होंने क्या किया था? इसको अपनाया था। विदेशी जो है भारत में आकर के घुल मिल गए थे हमारे साथ में, और जो भारतीय समाज था वो फ्लेक्सिबल था, उनको हम जो है तोड़ मोड़ के अपने हिसाब से कर सकते थे, इसलिए उन्हें ये सभी चीज़ें अच्छी भी लगी थी, हमारे साथ घुल मिल गए थे, हमारे तौर तरीके सभी चीज़ें उन्होंने सीख भी ली थी। तो ए और आर दोनों सही है और इसकी व्याख्या भी सही है। नेक्स्ट है मिलिंद पन्हो किससे संबंधित ग्रंथ है? किससे संबंधित ग्रंथ है मिलिंद पन्हो? इसका आंसर हो जाएगा यूनानी, बी। आंसर क्या हो जाएगा? बी। मिलिंद पन्हो एक बौद्ध ग्रंथ है। ये क्या है? ये बौद्ध ग्रंथ। यहाँ पर मैं लिख भी रही हूँ ताकि आपको मिलेगी PDF। बौद्ध ग्रंथ। मेंडर यानी कि जो यूनानी राजा था
और जो नागसेन था उनके बीच के जो बातचीत वार्तालाप, उनका संवाद जो था उसका वर्णन इसमें किया गया है। क्या किया गया है इसमें? मिलिंद पन्हों में उसका वर्णन किया गया है। दोनों के जो है संवाद, दोनों की आपस की बातों को इसमें वर्णन किया गया है। अगला है कनिष्क किस वंश से संबंधित था? कनिष्क जो है वो कौन से वंश से संबंधित था? कौन? कनिष्क। इसका आंसर हो जाएगा सी, कुषाण से। कुषाण वंश का शासक कौन था? कनिष्क था। और सबसे शक्तिशाली जो कुषाण शासक था वो माना गया है कनिष्क। अगला क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 12 का, कनिष्क का सबसे महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में था? कनिष्क का सबसे महत्वपूर्ण योगदान कौन से क्षेत्र में दिया था? क्या प्रशासन के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, धर्म और कला में, या फिर कर व्यवस्था में? इन्होंने क्या किया था? बौद्ध धर्म का तो संरक्षण किया था। किसने? कनिष्क ने बौद्ध धर्म का संरक्षण किया था। चौथी बौद्ध संगीति भी करवाई थी और साथ ही साथ जो गांधार कला थी उसको बढ़ावा दिया था, यानी कि धर्म और कला के क्षेत्र में इन्होंने योगदान दिया था। गांधार कला का, जो गांधार कला थी उसको बढ़ावा दिया था। बौद्ध संगीति में भी इन्होंने बौद्ध संगीति करवाई थी, चौथी बौद्ध संगीति, और साथ ही साथ बौद्ध धर्म का भी संरक्षण किया था। अगला है मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद किस प्रवृत्ति का उदय हुआ था? मौर्य साम्राज्य के बाद में किस प्रवृत्ति का उदय हुआ था? केंद्रीकरण का, सामंतवाद का, जनजातीय शासन, या फिर लोकतंत्र का? तो जो था केंद्र जो था वो कमजोर हो गया था, स्थानीय शासक जो थे वो मजबूत हो गए थे, और भूमि दान की जो प्रथा थी वो उस टाइम पे बढ़ गई थी, इसलिए सामंतवाद की शुरुआत हुई थी। किसकी? सामंतवाद की। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला है, मिलान करना है इसको आपको, शुंग, सातवाहन और कुषाण। यहाँ पर वंश दिए गए हैं और एक साइड में आपको दी गई है ये स्थान, यानी कि शुंग वंश इसका, अच्छा हाँ, मिलान करना है ना हमें। शुंग, सातवाहन और कुषाण तीनों वंश दिए गए हैं और यहाँ पर आपको मिलान करना है। उत्तर भारत से, उत्तर पश्चिमी भारत से या दक्षिण भारत से उनका रिलेशन था। तो शुंग का आंसर हो जाएगा शुंग वंश, यानी कि उत्तर भारत से। सातवाहन जो थे वो दक्षिणी भारत से, और साथ ही साथ थे कुषाण, वो उत्तर पश्चिमी भारत से। तो इसका आंसर हो जाएगा शुंग जो रिलेटेड थे वो उत्तर भारत से थे। शुंग ए, और ए का हो जाएगा 2, ए का 2 यहाँ भी है और डी में भी है। फिर है बी का 1 और सी का 3। इसका आंसर हो जाएगा ए। आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला देख लो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहन शासकों की भाषा क्या थी? जो सातवाहन शासक थे उनकी भाषा क्या थी? कौन सी भाषा में यूज करते थे, कौन सी भाषा का प्रयोग करते थे? सातवाहन जो थे वो प्राकृत भाषा का उपयोग करते थे। कौन सी भाषा का? प्राकृत का। और जो शिलालेख थे, सिक्के थे, वो क्या थे? जो है प्राकृत भाषा में मिले हैं। क्या मिले हैं? प्राकृत भाषा में। संस्कृत के बाद में सबसे ज़्यादा चलन में जो भाषा थी वो प्राकृत थी, ताकि जो साधारण लोग थे उनको भी समझ में आ जाए, वो भी पढ़ लिख सके उस भाषा को, इसलिए प्राकृत भाषा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, पोस्ट मौर्य काल में व्यापार बढ़ने का मुख्य कारण क्या था? मुख्य कारण पूछा है इन्होंने। कृषि का विस्तार, रोमन व्यापार, धार्मिक आंदोलन, या करों में कमी हो गई थी इस वजह से। भारत और रोम के बीच में व्यापार बढ़ा था उस टाइम पे, तो इसका आंसर हो जाएगा रोमन व्यापार। सोने के सिक्के आए थे, बंदरगाह जो थे वो विकसित हो गए थे पूर्ण रूप से, और इसी वजह से व्यापार में बढ़ोतरी हुई थी रोम और भारत के बीच में। तो इसका आंसर हो जाएगा पोस्ट मौर्य काल में व्यापार बढ़ने का मुख्य कारण था रोमन व्यापार। अगला है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ पर परिभाषाएं दी गई हैं, स्टेटमेंट दी गई हैं। कौन सा कथन में से सही है? सही बताना है आपको। मौर्य काल में स्थानीय शासक जो थे वो शासन नहीं था। क्या मौर्य काल में स्थानीय शासन नहीं था? तो उस टाइम पे स्थानीय शासन था, ये तो सही है ना। इसका आंसर सही पूछा है ना, हाँ सही, शासन नहीं था। अशोक ने धम्म महामात्र नियुक्त किए थे। जो अशोक ने धम्म महामात्रों की नियुक्ति की थी, किस लिए की थी? क्योंकि वो धर्म का जो है प्रचार प्रसार कर सके, जनता में जो नैतिकता है वो फैला सके। जो कुछ लोग जो हैं जो पढ़ लिख नहीं सकते, उनको धर्म की बातें समझा सके जा करके, तो उनको
नाम दिया गया था धम्म महामात्र, महात्र लिखा या महामात्र आएगा, महामात्र या महामात्र। तो धम्म महामात्र की नियुक्ति की थी अशोक ने, ताकि वो बौद्ध धर्म के विस्तार कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा फैला सके उसको। तो ये कथन सही हो जाएगा। और बाकी के जो 3 हैं, यहाँ पर विदेशी आक्रमणकारी भारत में आए थे, कुषाणों ने बौद्ध धर्म का विरोध किया था, तो ये सारी चीज़ें तीनों गलत हो जाएंगी और ये सही हो जाएगा। आंसर होगा इसका बी। अगला है शक और कुषाण शासकों की सबसे बड़ी विशेषता पूछी गई है। शक शासक और कुषाण शासक, इनकी सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? भारत विरोधी नीति, स्थानीय संस्कृति से दूरी बनाना, भारतीय परंपराओं को अपनाना, या केवल सैन्य शासन। तो कुषाण शासक हो या शक शासक, दोनों की सबसे बड़ी विशेषता यही थी कि उन्होंने भारत की जो परंपराएं थी उनको अपना लिया था। भारत के देवी देवता अपनाए थे, बौद्ध धर्म अपनाया था, भारत की शैली के सिक्के जो थे वो भी अपना लिए थे इन्होंने। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कि भारतीय परंपराओं को इन्होंने अपना लिया था। अगला है गांधार कला किस काल से संबंधित है? जो गांधार कला है वो कौन से काल से संबंधित है? तो हमने ऊपर भी किया था, जो सातवाहन शासक है यानी कि यूनानी शासन, उस टाइम पे गांधार से नहीं, सातवाहन से नहीं है, ये कुषाण से आएगा। इसका आंसर कुषाण से आएगा, सॉरी, इसका आंसर होएगा कुषाण। गांधार कला जो है वो कुषाण से संबंधित है। किससे संबंधित होगी? गांधार कला में थी बुद्ध की जो मूर्तियां थी वो थी, एक तो क्या क्या शामिल था इनमें? बुद्ध की मूर्तियां, यूनानी और साथ ही भारतीय शैली, साथ ही साथ कनिष्क के काल में विकास भी हुआ था। किसका? गांधार कला का कनिष्क के काल में विकास हुआ था इसका। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कुषाण हो जाएगा। कुषाण का पहला शासक ही कौन था? कनिष्क, सबसे शक्तिशाली राजा। अगला जो हमारी हिस्ट्री का आज का आखिरी क्वेश्चन यानी कि 20वां क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि कौन सा जोड़ा गलत है? अशोक, धम्म, तो ये रिलेटेड है आपस में। मेनांडर यानी कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। और साथ ही साथ क्या कनिष्क है वो चौथी बौद्ध संगीति, तो इसी के टाइम पे हुई थी चौथी बौद्ध संगीति में भी। और लास्ट है सातवाहन यूनानी शासक। इसका आंसर गलत पूछा है ना इन्होंने, नेगेटिव, तो नेगेटिव हो जाएगा डी, यूनानी सातवाहन शासक गलत हो जाएगा। सातवाहन के टाइम पे दक्षिणी भारत में जो भारतीय वंश था वो मान गए, यूनानी शासक नहीं है, ये भारतीय वंश है सातवाहन। ओके, अगला सेक्शन है पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस हम करने वाले हैं, उससे पहले आप ये बता दो कि हिस्ट्री के जो आपके क्वेश्चन है वो कितने ठीक हुए। पहला क्वेश्चन है पॉलिटिकल साइंस का, राष्ट्रवाद का सबसे सही अर्थ क्या है? राष्ट्रवाद क्या है? नेशनलिज्म क्या है? इसका आंसर हो जाएगा एक ही धर्म में विश्वास करना, एक ही भाषा का प्रयोग करना, साझा पहचान या एकता की भावना को अपनाना, या फिर केवल राजनीतिक सत्ता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? साझा पहचान या फिर एकता की भावना को अपनाना, एकता की भावना। राष्ट्रवाद का अर्थ है कि लोग एक ही देश में जुड़कर रहें, एक दूसरे के साथ में, एक धर्म, भाषा या जाति नहीं, बल्कि सारी चीज़ें, अलग अलग धर्म है, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग उनकी पहचान है, फिर भी एकता की उनमें भावना है। यानी कि साझा इतिहास, संविधान, समान अधिकार, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल की गई हैं। और इसलिए राष्ट्रवाद का जो निर्माण होता है, यानी कि इसका सही अर्थ हो जाएगा साझा पहचान सभी की और एकता की उनके अंदर भावनाएं। अगला क्वेश्चन है कथन अभिकथन का। कथन दिया गया है कि भारत में राष्ट्रवाद संविधान के ऊपर आधारित है। क्या भारत में जो राष्ट्रवाद है वो संविधान पर आधारित है? और दूसरा है यहाँ पर जो कारण दिया गया है, क्योंकि भारतीय संविधान समान अधिकार और कर्तव्य देता है। तो ये दोनों ही कथन सही है और इसकी व्याख्या भी सही है। भारत में राष्ट्रवाद संविधान के ऊपर आधारित है। क्यों आधारित है? क्योंकि भारत के संविधान में सभी को एक समान अधिकार और कर्तव्य देता है। भारत का जो संविधान है वो समान अधिकार देता है सभी को और कर्तव्य देता है। तो इसका कथन और व्याख्या दोनों सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, और आर इसकी सही से व्याख्या भी करता है। जल्दी जल्दी करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय राष्ट्रवाद को मजबूत करता है? कौन सा तत्व है जो भारतीय राष्ट्रवाद को सबसे ज़्यादा मजबूती देता है? तो हमने अभी पढ़ा संविधान, जिसमें एकता है, समानता है, सभी को समान अधिकारों के लिए समानता दी गई है, कर्तव्य दिए गए हैं। तो जो संविधान शब्द है, तत्व है, वो राष्ट्रवाद को सबसे ज़्यादा
मजबूत करता है। भारत विविधताओं वाला देश है, अलग अलग भाषाएं, धर्म, जाति है, इन सभी को जोड़ने वाला जो सूत्र है, सभी को एक साथ बांध के रखने वाला सूत्र है, वो है संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए संविधान को सबसे ज़्यादा मजबूत माना गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रवाद के बारे में सही है? सही पूछा है इन्होंने कि कौन सा कथन इसमें से सही है। ए, यह केवल एक धर्म से जुड़ा हुआ होता है। यह केवल स्वतंत्रता आंदोलन तक ही सीमित होता है, यानी कि राष्ट्रवाद क्या स्वतंत्रता आंदोलन तक सीमित है। या फिर एक ही धर्म से जुड़ा हुआ है, तो बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है। यह विविधता में एकता को बढ़ावा देता है, तो इसका आंसर ये सही है कि ये विविधता में एकता को बढ़ावा देता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। यह केवल राजनीतिक दलों से जुड़ा है, ये भी गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? धर्मनिरपेक्षता सभी धर्मों, यानी कि राज्य का अपना धर्म होना चाहिए, नहीं राज्य द्वारा धर्म का विरोध होगा, नहीं सभी धर्मों से समान दूरी या फिर सम्मान, सभी धर्मों से समान दूरी और सम्मान, यानी कि सभी धर्मों का सम्मान करना है, सभी धर्मों का ना तो विरोध करना है, ना ही उनके पक्ष में कोई आवाज़ उठानी, यानी कि सभी एक दूसरे की जो है समानता, सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है? कथन दिया गया है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता से अलग है। क्या भारतीय जो निरपेक्षता है वो पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता से अलग है? अलग क्यों है? ये तो सही बात है। फिर इसमें कारण है क्या? इसका कारण सही है, क्योंकि भारत में राज्य सभी धर्मों का सम्मान करता है। जो भारत में राज्य हैं वो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, जो राज्य है वो सभी धर्मों का सम्मान करता है, इसलिए इसका कारण भी दिया गया है, वो भी सही है। जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता है वो पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता से अलग है, क्योंकि भारत के राज्य में सभी धर्मों का जो राज्य है वो सभी धर्मों का सम्मान करता है। तो कथन और व्याख्या दोनों सही हैं, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। दोनों सही हैं और आर इसकी सही व्याख्या है। अगला है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय धर्मनिरपेक्षता की विशेषता है? धर्मनिरपेक्षता की विशेषता, राज्य और धर्म का पूर्ण अलगाव नहीं कर सकते। राज्य का धार्मिक हस्तक्षेप वो धर्म में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। सभी धर्मों के प्रति सम्मान व्यवहार करना है, वो सही है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब ना ही किसी को अलग रखना है और ना ही किसी को ऊंचा, ना ही किसी को नीचा। सभी धर्म एक समान है, सभी का सम्मान करना है, सभी धर्मों का। केवल निजी धर्म की अनुपत्ति, ये भी गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है उपभोक्ता कौन, कंज्यूमर, उपभोक्ता कौन होता है? क्या ये पॉलिटिकल साइंस का ही है? हाँ, उपभोक्ता कौन होता है? जो वस्तु को बेचता है, जो वस्तु खरीद करके उपयोग करता है, जो केवल सेवा देता है, जो कर देता है। उपभोक्ता कौन होता है? कंज्यूमर कौन होता है? जो वस्तु बेचता है, वो वस्तु को बेचने वाला दुकानदार। उपभोक्ता खरीदने वाला होता है। जो केवल सेवा देता है वो भी गलत हो जाएगा, जो कर देता है वो भी गलत हो जाएगा। जो वस्तु खरीदता है और उसको उपयोग करता है तो उसको बोलते हैं उपभोक्ता या कंज्यूमर। नेक्स्ट हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा उपभोक्ता अधिकार नहीं है? नहीं पूछा है इसने, कौन सा नहीं है, तो कौन सा है वो उपभोक्ता का अधिकार नहीं है? क्या सुरक्षा का अधिकार है? वो नहीं है। जानकारी का अधिकार, शोषण का अधिकार या शिकायत निवारण का अधिकार? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, शोषण का अधिकार। उपभोक्ता का उद्देश्य शोषण से बचाव करना है, यानी कि शोषण नहीं होना चाहिए, उसके पास में शोषण का अधिकार है। शोषण का अधिकार हो ही नहीं सकता, शोषण से बचाव है, यानी कि सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, शोषण का अधिकार। उपभोक्ता अधिकार नहीं है, तो इसमें कोई भी शोषण के विरुद्ध अधिकार नहीं है, इस प्रकार का कोई अधिकार नहीं दिया गया है। शोषण से बचाव है, उपभोक्ता का उद्देश्य होता है, ये अधिकार नहीं होता। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी कि जो उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा 2019 है उसका उद्देश्य क्या है? क्या व्यापार को बढ़ावा देना है, उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा करना, कर प्रणाली सुधार या उद्योगों को बढ़ावा देना? तो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये इसमें भी दिया गया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, उपभोक्ता जो है इनकी रक्षा करना है। एक्ट 2019, तो उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा करना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा करना।
अगला है नेक्स्ट है सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है हमें आपस में। यहाँ पर तो अधिकार दिए गए हैं A B C और यहाँ पर दिए गए हैं 1 2 3 में अर्थ। इनके अर्थ यानी कि सुरक्षा का अधिकार, जानकारी का अधिकार और सुनवाई का अधिकार। तो सुरक्षा का अधिकार का मतलब क्या है? सुरक्षा, हमें किसी भी खतरनाक वस्तु से सुरक्षा चाहिए और इसका मतलब है सुरक्षा का अधिकार। ये किस में शामिल हो जाएगा? A का 2 हो जाएगा। A का 2 कहाँ पर है? इसमें भी है और इसमें भी A का 2 है। फिर है B, जानकारी का अधिकार, यानी कि सही जानकारी होनी चाहिए किसी भी चीज़ के बारे में। कोई भी कानून है उसके बारे में, कोई भी जो रूल्स बनाए गए हैं उन सभी के बारे में, नियमों के बारे में। तो जानकारी का अधिकार, जागरूक होना। और तीसरा हो जाएगा सुनवाई का अधिकार, यानी कि शिकायत रखने का अधिकार। अगर हमारी कोई बात सुनेगा, हम शिकायत करने जाते हैं, कोई भी हमारे साथ कुछ भी गलत होता है तो हम पुलिस स्टेशन जाते हैं या कहीं और जाते हैं, हम अपनी जो बात होती है वो सुनाते हैं, सभी को बताते हैं कि भाई हमारे साथ में अन्याय हुआ है, न्याय चाहिए, या किसी भी और चीज़ के बारे में। तो सुनवाई का अधिकार यानी कि शिकायत रखने का अवसर उनको मिलना चाहिए। तो A का हो जाएगा 2, B का 1 और C का जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा A। अगला है उपभोक्ता जागरूकता का सबसे बड़ा साधन क्या है? उपभोक्ता जागरूकता का सबसे बड़ा साधन क्या? विज्ञापन के द्वारा हम जागरूक कर सकते हैं उनको, शिक्षा के द्वारा, बाजार या फिर न्यायालय? तो सीधी सी बात है, शिक्षित होना सबसे ज़्यादा जरूरी है। जब उपभोक्ता शिक्षित हो जाएगा पूरी तरह से तो वो अधिकारों की पहचान करेगा कि ये हमारे अधिकार हैं, हम ये काम कर सकते हैं, ये चीज़ें कर सकते हैं। गलत चीज़ों को मानेगा नहीं। अगर कोई भी ज़बरदस्ती उसके ऊपर कोई भी चीज़ थोपना चाहेगा तो वो नहीं मानेगा उस बात को, क्योंकि उसको उस चीज़ की नॉलेज होगी, जागरूक होगा वो उसके बारे में। इसलिए शिक्षा जो होती है वो सबसे बड़ा साधन होती है जागरूकता का। उपभोक्ता जो जागरूकता है उसका सबसे बड़ा साधन क्या हो जाएगी? शिक्षा। इसका आंसर हो जाएगा B। नेक्स्ट है नंबर 13, फेमिनिज्म यानी कि जो नारीवाद है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? नारीवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है? नारीवाद का मुख्य उद्देश्य बताना हमें। नारीवाद का मुख्य उद्देश्य बताना है, पुरुषों का विरोध करना है। क्या नारीवाद का उद्देश्य है कि पुरुषों का विरोध करे, महिलाओं को श्रेष्ठ बनाना, लैंगिक समानता करना, या फिर सामाजिक विभाजन करना, समाज को 2 वर्गों में बांट देना? तो नारीवाद का मुख्य उद्देश्य है लैंगिक समानता, यानी कि लिंग के आधार के ऊपर कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। जेंडर इक्वेलिटी, सभी बराबर होने चाहिए, चाहे वो महिला हो पुरुष हो। पुरुषों का विरोध नहीं करना कि भाई ये पुरुष है, और नारीवाद का मतलब है कि सभी पुरुषों का विरोध करना स्टार्ट कर दे। वो चाहती हैं कि महिलाएं पुरुषों के एक समान हो, यानी कि महिला और पुरुष दोनों को समान अधिकार मिलने चाहिए, सभी चीज़ों में वो इक्वल होने चाहिए, यानी कि लैंगिक समानता, लिंग के आधार पे कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो नारीवाद का मुख्य उद्देश्य है लैंगिक समानता, ना तो महिलाओं को श्रेष्ठ बनाना और ना ही पुरुषों को नीचा दिखाना, और ना ही समाज को 2 वर्गों में बांटना। इनका मतलब है कि लिंग के आधार पे भेदभाव होना ही नहीं चाहिए, लैंगिक असमानता को खत्म करना। नेक्स्ट है नारीवाद के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? अगला क्वेश्चन है हमारा। पहला है यहाँ पर कि ये केवल महिलाओं के अधिकारों तक सीमित है, बिल्कुल भी नहीं। दूसरा है कि ये पुरुषों के विरुद्ध एक आंदोलन है, अभी हमने किया था कि ये पुरुषों के विरुद्ध भी नहीं है और महिलाओं के जो है फेवर में भी नहीं है। यह सम्मान, अधिकार और अवसर की बात करता है। इसका सिर्फ एक ही मोटिव है कि महिला हो माफ़ करना, महिला हो या पुरुष हो, सभी एक दूसरे के समान होने चाहिए। जो अधिकार पुरुषों को मिले हैं वो महिलाओं को मिले, जो महिलाओं को मिल रहे हैं वो पुरुषों को भी मिले। ना तो महिलाएं सर्वश्रेष्ठ है ना पुरुष सर्वश्रेष्ठ, सभी को समान अधिकार, अवसर और सभी को सम्मान भी एक जैसा ही मिलना चाहिए। इज्जत सभी की बराबर होती है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, तो सभी को सम्मान मिलना चाहिए। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, कथन दिया गया है यहाँ पर, नारीवाद लोकतंत्र को मजबूत करता है। क्या नारीवाद लोकतंत्र को मजबूत करता है? तो बिल्कुल सही बात है। लोगों का शासन है, चाहे उसमें महिला हो या पुरुष, तो लोकतंत्र को मजबूत करता है नारीवाद। नारीवाद का मतलब है दोनों, महिला और पुरुष दोनों समान हैं, तो सभी समान हैं, लोकतंत्र में भी सभी समान हैं, तो ये मजबूत करता है लोकतंत्र को, क्योंकि यह समानता और न्याय के ऊपर आधारित है। बिल्कुल सही बात है। तो A और R दोनों सही है और R इसकी सही व्याख्या भी है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा नारीवादी विचार नहीं है?
नारीवादी विचार नहीं है। समान वेतन, सभी को समान वेतन मिलेगा तो ये नारीवादी विचार है। शिक्षा में समान अवसर मिलेंगे तो ये भी नारीवाद से रिलेटेड है। इसमें ये पूछा है कि नहीं है। केवल पुरुष प्रधान व्यवस्था, अगर पुरुषों प्रधान व्यवस्था होगी तो वह नारीवाद कहाँ रह गया। राजनीतिक भागीदारी भी समान रहेगी दोनों की तो भी ये नारीवादी विचार है। तो इसका नहीं पूछा है, नेगेटिव पूछा है, तो सी इसका नेगेटिव हो जाएगा। केवल पुरुष प्रधान नहीं बनाना, हमें महिला और पुरुष दोनों को एक सम्मान रखना है। फिर है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। कौन सा युग्म सही है, मेल करना है इनको, जो पहले से ही मिलान किया गया है इनका, तो इनमें से कौन सा सही है। राष्ट्रवाद, क्या जो राष्ट्रवाद है वो इसका मतलब विभाजन है। राष्ट्रवाद विभाजन से रिलेटेड है। नेक्स्ट है धर्मनिरपेक्षता, सम्मान यानी कि समान और सम्मान। और तीसरा दिया गया है उपभोक्ता अधिकार, शोषण से रिलेटेड है। नारीवाद असमानता से रिलेटेड है। कौन सा युग्म सही है, सही पूछा है ना इसने। नहीं, नारीवाद सम्मान को दर्शाता है भाई, एक सभी के अंदर समानता होनी चाहिए। उपभोक्ता अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार कोई नहीं होता, उनको जागरूक करना चाहिए। उपभोक्ताओं को जागरूक, शिक्षित करना है, जागरूक करना है। इनके शोषण के विरुद्ध अधिकार वगैरह कुछ नहीं होता। और नेक्स्ट है राष्ट्रवाद, यानी कि विभाजन की बातें इसमें नहीं होती। तो ये तीनों ही चीज़ें गलत हो जाएंगी, ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। इसका जो आंसर हो जाएगा धर्मनिरपेक्षता, सभी का धर्मों का सम्मान करना है और सभी धर्मों को समान मानना है। सभी धर्म एक समान है और सभी का सम्मान करना चाहिए। तो इसमें सही युग्म पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा धर्मनिरपेक्षता, यानी कि सिर्फ यही एक जो है चीज़ें दी गई हैं वो सही हैं और बाकी के जो तीनों जोड़े दिए गए हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड यानी कि मेल नहीं खाती हैं, वो गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट है भारतीय लोकतंत्र में धर्मनिरपेक्षता क्यों आवश्यक है। भारतीय लोकतंत्र में धर्मनिरपेक्षता क्यों आवश्यक। धर्मनिरपेक्षता का मतलब सभी धर्मों को एक समान मानना, यानी कि सभी धर्म, अलग अलग धर्म है लेकिन मिलकर के साथ रहना, सभी की इज्जत करना। तो इसका अर्थ हो जाएगा, यहाँ पर दिया गया है कि विविधता को बना करके रखने में धर्मनिरपेक्षता जो होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार कानूनी यानी कि जो लीगल राइट होते हैं उनके लिए जरूरी है। कौन सा कानूनी अधिकार है। क्या नैतिक अधिकार कानूनी अधिकार है। क्या प्राकृतिक अधिकार कानूनी अधिकार है। उपभोक्ता अधिकार कानूनी अधिकार है या सामाजिक अधिकार कानूनी अधिकार है। तो जो इसमें आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपभोक्ता अधिकार, क्योंकि कानूनी अधिकार पूछा है, लीगल राइट है ये। उपभोक्ता अधिकार एक लीगल राइट दिया गया है, अदालत में लागू किए जा सकते हैं इस अधिकार को अदालत के द्वारा लागू किया जा सकता है और कानून द्वारा दिए गए हैं ये अधिकार, इसलिए इसको जो बोलते हैं उपभोक्ता अधिकार। ये हमारे जो है नैतिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, ये कोई भी लीगल राइट नहीं है हमारे पास। किसी भी तरह का कागजी कार्रवाई या फिर कोई भी कागज पे लिखित अधिकार नहीं है कि तुम्हारे पास नैतिक आधार है, तुम्हारे पास सामाजिक अधिकार है या फिर तुम्हारे पास प्राकृतिक अधिकार है, ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं है। जो लीगल जो राइट होते हैं वो होते हैं उपभोक्ता अधिकार। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन है पॉलिटिकल साइंस का, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है। कौन सा जोड़ा गलत है, यहाँ पर नेगेटिव लिख लो आप लोग क्योंकि नेगेटिव पूछा है। राष्ट्रवाद एकता से रिलेटेड है ना कि विभाजन से, ऊपर सेम चीज़ें दी गई थी। धर्मनिरपेक्षता सभी धर्मों का सम्मान करना है, सही है। उपभोक्ता अधिकार शोषण की अनुमति देता है, क्या ये शोषण की अनुमति देता है, बिल्कुल नहीं, ये जागरूकता से रिलेटेड है ना कि जो है उससे। और नारीवाद समानता से रिलेटेड है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। गलत पूछा है ना, ये सी इसका आंसर हो जाएगा, गलत पूछा है, नेगेटिव पूछा है। तो यहाँ पर मैं ये साफ़ कर देती हूँ ताकि सीधा सा आपको आंसर पता चल जाए। जो वीडियो देखेंगे उनको सभी चीज़ें समझ में आएंगी अच्छे से। और लास्ट सेक्शन है हमारा इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के बाद में हम जो है पेडागोजी के भी हैं 4-5 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स का। पॉलिटिकल साइंस आपको ईजी लगी थी, पॉलिटिकल साइंस में कुछ क्वेश्चन ईजी ही थे आज मेरे को लग रहा है। इकोनॉमिक्स का पहला क्वेश्चन क्या है, क्या बोल रहा है इसमें, विकास, डेवलपमेंट का सबसे सही अर्थ क्या है। डेवलपमेंट का अर्थ बताना है। केवल आय में वृद्धि करना, विकास का मतलब है कि हम सिर्फ आय में वृद्धि करें। केवल औद्योगिकरण करना या फिर जीवन के स्तर में सुधार करना
या फिर जो है केवल जीडीपी में वृद्धि करना। इसका विकास का मतलब क्या होता है? विकास का मतलब होता है ना तो आय में वृद्धि करना, ना केवल औद्योगिकरण को बढ़ावा देना, ना ही जीडीपी में वृद्धि करना। इसका सीधा सा अर्थ होता है कि इस जो है जीवन के स्तर में सुधार करना है। हमें अच्छी एजुकेशन मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले, बेहतर जीवन स्तर यानी कि सुविधाएं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो होती है उसको बढ़ावा मिले, ना केवल इनकम या फिर जीडीपी का विकास करना। तो इसका आंसर हो जाएगा जीवन स्तर में सुधार। अगला है प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटल इनकम जो होती है वो निकाली जाती है किस प्रकार से? कौन सा फॉर्मूला लगाया जाता है जो है प्रति व्यक्ति आय को निकालने में? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि कुल आय को जनसंख्या से भाग दिया जाता है। कुल आय जनसंख्या भाग में जनसंख्या। जो देश की औसत आय निकाली जाती है, एवरेज इनकम निकाली जाती है, वो इससे निकाली जाती है प्रति व्यक्ति आय के ये फॉर्मूला लगा करके। नेक्स्ट है कथन अभिकथन। प्रति व्यक्ति आय विकास का अधूरा माप है। जल्दी जल्दी कर लेते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन डाले मैंने इसमें इकोनॉमिक्स में। प्रति व्यक्ति आय का जो विकास का अधूरा माप है, ये कथन सही है। सही क्यों है? ये यहाँ पर कारण दिया गया है यानी अभिकथन, क्योंकि यह असमानता नहीं बताती। प्रति व्यक्ति आय का मतलब है यानी कि कोई आदमी जो है 1 रुपया कमाता है, दिन का 1 रुपया मान के चलो उसकी कमाई का, सिर्फ वो पूरे दिन में 1 ही रुपया कमाता है। एक इंसान है ऊपर एक दिन में 100 रुपये कमाता है मान लो, और एक आदमी यानी कि एक दिन में सिर्फ 1 ही रुपया कमाता है या फिर 10 रुपये कमाता है। उन दोनों की औसत निकाली जाती है। बीच में मान लो औसत निकल के आ गई यहाँ पर 50 रुपये या 40 रुपये, ये मान लो आप औसत निकल के आ गई। जब औसत इतनी निकल के आई है 50 रुपये 40 रुपये, तो क्या वो 1 रुपया कमाने वाला है उसको 40 रुपये मिलते हैं, या फिर वो 100 रुपये कमाने वाले को 40 मिलते हैं? उनके बीच में कितनी असमानता, कहाँ पर वो 100 रुपये कमाने वाला और कहाँ वो 1 रुपया कमाने वाला या 10 रुपये कमाने वाला। तो उनके बीच का जो भेदभाव है ना, उसको नहीं दर्शाती है इनकम, ये औसत को दर्शाती है कि भाई हमारे देश की औसत आय इतनी है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो लाखों में कमाते हैं महीने के, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके सिर्फ गुजारा ही नहीं हो पाता, 8-10 हज़ार में जो है कहीं कहीं पर, या फिर दिहाड़ी मजदूरी में लगे हुए हैं। तो वो औसत निकाल करके इतनी बताते हैं कि महीने की 50,000 रुपये आय है प्रति व्यक्ति आय। तो क्या सच में ऐसी होती हैं? तो ये क्या होती है, असमानता को नहीं बताती, अधूरा माप है ये प्रति व्यक्ति आय। तो कथन भी सही है इसकी और व्याख्या भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा एक, और ए और आर दोनों सही है और इसकी व्याख्या भी सही है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा गैर आर्थिक नॉन इकोनॉमिक विकास का संकेतक है? नॉन इकोनॉमिक्स विकास का जो है संकेत है। पहला है आय, शिक्षा, उत्पादन या फिर बचत। आय, उत्पादन और जो बचत है, जो आय है, उत्पादन है और बचत है, ये तीनों ही किससे रिलेटेड हैं? आय होगी, उत्पादन कर लिया और हमें बचत भी कर ली, ये तीनों ही क्या होती हैं? इकोनॉमिक्स, आर्थिक क्या होती हैं? आर्थिक होती हैं तीनों ही चीज़ें। और इसमें पूछा है गैर आर्थिक या नॉन इकोनॉमिक्स। शिक्षा क्या होती है? वो नॉन इकोनॉमिक्स होती है। तो आंसर हो जाएगा शिक्षा। आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षा। अगला है HDI में शामिल नहीं है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कौन सी चीज़ शामिल नहीं है? क्या इसमें शिक्षा शामिल नहीं है, या स्वास्थ्य शामिल नहीं है, या फिर जो है प्रति व्यक्ति आय शामिल नहीं है, या फिर कुल जनसंख्या शामिल नहीं है? तो HDI में जो कुल जनसंख्या है वो शामिल नहीं की गई है। इसमें शिक्षा भी शामिल की गई है, स्वास्थ्य को भी, और प्रति व्यक्ति आय को भी इसमें शामिल किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला है प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित गतिविधि कौन सी है? प्राथमिक जो क्षेत्र है, प्राइमरी सेक्टर है, उसकी गतिविधि कौन सी है? जो बैंकिंग है वो प्राथमिक है? नहीं, जो प्राथमिक है वो खेती से संबंधित है। कृषि जो होती है वो प्राथमिक आय में आते हैं, जैसे कि मछली पालन हो गया, खनन करना, खेती करना, ये जो सारी गतिविधियाँ होती हैं वो प्राइमरी क्षेत्र में आते हैं। किस में आते हैं? प्राथमिक सेक्टर में, प्राइमरी क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है मिलान करने का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। काफ़ी लंबी वीडियो हो गई हमने, बहुत 1 घंटे से ऊपर की होगी, जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं इसको। इसमें दिया गया है सूची 1 और सूची 2, इनका जो है प्राथमिक जो सेक्टर है उनका मिलान करना सेवा से। जो प्राथमिक सेक्टर है उसमें कृषि आती है, यानी 1 का 3 आ जाएगा। द्वितीयक जो क्षेत्र होंगे, द्वितीयक क्षेत्र में आ जाएंगे उद्योग, क्या हो जाएंगे? उद्योग। और तृतीयक में आ जाएंगी सेवा, जो सरकारी सेवा, कानून वगैरह हो जाते हैं ना, ये सारी चीज़ें। तो ए का हो जाएगा 3, ए का 3, और बी का जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, और सी का जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। तो आंसर होगा इसका ए।
अगला है भारत में सबसे अधिक जो रोजगार है वो कौन से क्षेत्र में, सबसे अधिक रोजगार हमें कौन से क्षेत्र से प्राप्त होता है, प्राथमिक क्षेत्र से, द्वितीयक से, या तृतीयक, या संगठित से। तो इसका आंसर सीधा सा हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र। सबसे ज़्यादा जो लोग हैं भारत में वो कृषि में, खेती के काम में लगे हुए हैं। तो जो पहली इनकम आय होती है वो प्राथमिक क्षेत्र से ही हमें प्राप्त होती है। सबसे ज़्यादा रोजगार प्राथमिक में है। अगला है तृतीयक क्षेत्र को सेवा का क्षेत्र क्यों कहा गया है, क्योंकि ये सेवाएं देता है। सेवाएं जैसे कि बैंकिंग हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, ये कोई भी वस्तु नहीं बता दे या फिर ना ही कोई जो है सर्विस प्रोवाइड करते हैं, बल्कि क्या करते हैं, हमें सेवा सर्विस देते हैं, प्रोवाइड क्या करते हैं, सेवाएं। इसलिए इसको तृतीयक क्षेत्र में सेवाओं को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा संगठित क्षेत्र अनऑर्गेनाइज सेक्टर का उदाहरण है। असंगठित क्षेत्र का पूछा है, संगठित का नहीं, असंगठित। सरकारी जो शिक्षक है क्या वो संगठित है या असंगठित, तो ये संगठित क्षेत्र हो जाएगा। बैंक के जो कर्मचारी हो जाएंगे वो भी संगठित में आ जाएंगे, क्योंकि ये भी कोई सरकारी जॉब की तरह है। रेल के जो रेलवे कर्मचारी वो भी संगठित में आ जाएंगे। असंगठित क्षेत्र में आएगा जो खेत का मजदूर है वो, यानी कि कोई भी नौकरी की सुरक्षा नहीं है, कहीं कोई भी वेतन तय नहीं है, आज काम मिल गया कल को नहीं मिला, कोई भी छुट्टी नहीं होती इसकी, तो ये असंगठित में आ जाएगा। अगला है 11 नंबर क्वेश्चन, मुद्रा मनी का मुख्य कार्य क्या है। मनी का मुख्य कार्य क्या है, तो ये वस्तु उत्पादन है, विनिमय का साधन है, बचत समाप्त करती है, या आय को घटाती है। इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि विनिमय का माध्यम। वस्तु के बदले में वस्तु की समस्या जो होती है वो खत्म कर देती है, खरीद फरोख्त होती है उसको आसान बनाती है। तो सबसे बड़ा जो मनी का काम होता है वो विनिमय करना होता है, विनिमय का माध्यम। नेक्स्ट है चेक। चेक किस प्रकार की मुद्रा होती है, जो चेक हमें मिलता है वो किस प्रकार की मुद्रा होती है। चेक होती है बैंकिंग मुद्रा, यानी कि सीधे बैंक के खाते से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए बैंक मनी बोलते हैं इसको। बैंक मनी क्या होती है, एक प्रकार की बैंक मनी, ना कि कागजी और ना ही कोई धातु की मुद्रा होती है, इसको बोलते हैं बैंक मनी। नेक्स्ट होता है कथन और अभिकथन वाला क्वेश्चन। कथन दिया गया है कि बैंक जो होता है ऋण विकास में सहायक होता है। तो बैंक ऋण विकास में सहायक होता है, बात सही है, क्योंकि ये निवेश को भी बढ़ाता है, ये निवेश भी बढ़ाता है, यानी कि बैंक से ऋण मिलता है, निवेश भी बढ़ता है, उत्पादन बढ़ता है और इस प्रकार से विकास होता है। तो ये चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। तो कथन भी सही है और जो इसकी व्याख्या है ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और व्याख्या भी सही है। नेक्स्ट है अधिक ब्याज दर, यानी कि हाई इंटरेस्ट रेट का परिणाम क्या होता है। जो अधिक ब्याज दर होती है उसका क्या प्रभाव होता है। इसका आंसर होता है निवेश बढ़ाना, लेना बढ़ाना, ऋण लेना कम करना, या उत्पादन बढ़ाना। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऋण लेना कम करना, यानी कि आंसर नंबर सी। जब ब्याज दर ज़्यादा हो जाती है तो लोग डरने लगते हैं, ऋण कम लेते हैं और इसी वजह से निवेश घटता है। तो क्या होता है, ऋण लेना कम होना। जब अधिक ब्याज दर होती है तो जो ऋण होते हैं, ब्याज लेते हैं, वो कम लेने लगते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 15, वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन का अर्थ क्या है। केवल आयात करना, निर्यात करना, देशों के बीच में आर्थिक एकीकरण करना, या केवल विदेशी निवेश। वैश्वीकरण का अर्थ होता है देशों के बीच में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना, फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट है उसको इसमें शामिल करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा देशों के बीच में आर्थिक एकीकरण करना। अगला है MNCS, इसकी विशेषता क्या है। मल्टीनेशनल जो कंपनीज हैं इनकी विशेषता नहीं है, नहीं पूछी है ना, नहीं है, कौन सी नहीं है इसमें से। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल घरेलू। अनेक देशों में जो उत्पादन हो जाएगा वो भी इसमें आ जाएगा। वैश्विक निवेश होगा वो भी इसमें शामिल हो जाएगा, ये भी इसमें शामिल होगा। जो बड़े पैमाने पर जो उत्पादन होगा वो भी इसी में शामिल हो जाएगा। जो केवल घरेलू बाजार हैं वो इनसे अलग रहते हैं, कई देशों में काम करती हैं ये कंपनियां, अलग अलग देशों में उत्पादन करती हैं। वे जो वैश्विक निवेश है उसको भी बढ़ावा देती हैं। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल घरेलू उत्पाद, क्योंकि इसमें नेगेटिव पूछा है, यानी कि नेगेटिव हो जाएगा केवल घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट है वैश्वीकरण से उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है, क्यों हुआ है। क्योंकि विकल्प कम हो गए हैं। क्या लाभ हुआ है, क्योंकि विकल्प कम हो गए हैं, कीमतें बढ़ गई हैं, गुणवत्ता और विकल्प बढ़ गए हैं, रोजगार समाप्त हुआ है।
तो उपभोक्ताओं को वैश्वीकरण से लाभ हुआ है क्योंकि गुणवत्ता बढ़ गई है और उनके पास में विकल्प भी बढ़ गए हैं। ग्लोबलाइजेशन से जैसे कि विदेश से कंपनियां आती हैं, कंपटीशन भी बढ़ता है, कीमतें जो होती हैं वो नियंत्रित होती हैं और क्वालिटी सुधरती रहती है, धीरे धीरे बेहतर होती जाती है। इसलिए उनके पास में जो होते हैं विकल्प बढ़ जाते हैं, चॉइस जो होती हैं वो और ज़्यादा हो जाती हैं। अगला है वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाले प्रमुख कारक कौन सा है? कर वृद्धि, व्यापार अवरोध, उदारीकरण या फिर सरकारी नियंत्रण। इसका आंसर क्या हो जाएगा? वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाला प्रमुख कारक, इसका आंसर हो जाएगा उदारीकरण। सरकारी नियंत्रण में जो सरकारी जो नियंत्रण है वो कम हो जाते हैं, आयात निर्यात हो जाता है वो आसान हो जाता है और विदेशी निवेश है उसको भी बढ़ावा मिल जाता है। इसलिए जो ग्लोबलाइजेशन है वो सीधा लिबरलिज्म से जो है जुड़ा हुआ होता है वैश्वीकरण से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सही जोड़ा कौन सा है? सही जोड़ा बताना है कौन सा सही है। HDI केवल आय से संबंधित है, क्या HDI में सिर्फ आय है तो गलत हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र सेवा या कृषि से रिलेटेड है। मुद्रा विनिमय माध्यम, तो ये सही हो जाएगा C। वैश्वीकरण अलगाव, ये अलगाव नहीं होता भाई, तो ये जुड़ाव से रिलेटेड होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मुद्रा विनिमय माध्यम से रिलेटेड। नेक्स्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट का क्वेश्चन है आज का इकोनॉमिक्स का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत पूछा है इसने। विकास बहुआयामी होता है, क्या विकास बहुआयामी होता है? सही है। गलत कौन सा कथन गलत है? यहाँ पर N लिख लो ताकि समझ आ जाए, नेगेटिव है। विकास जो है बहुआयामी है, क्या विकास बहुआयामी है? बिल्कुल सही है। शिक्षा विकास का ही एक भाग है, बिल्कुल सही है। प्रति व्यक्ति आय पूर्ण माप है, पूर्ण माप नहीं है, हमने पढ़ा प्रति व्यक्ति आय असमानता को जो है दर्शाती है, समानता उनमें नहीं, असमानता को नहीं बताती, इसलिए वो अपूर्ण है, पूर्ण माप नहीं है। तो प्रति व्यक्ति आय पूर्ण माप है, ये गलत हो जाएगा, तो इसमें नेगेटिव पूछा है तो ये सही हो जाएगा। बैंक ऋण उपयोग जो है ऋण उपयोगी है, तो ये भी सही है। नेगेटिव क्या हो जाएगा? C। और लास्ट में है SST की पेडागोजी के 5 क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। सोशल साइंस पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बिल्कुल इजी है। क्या तथ्यों को याद करना? बिल्कुल नहीं। विद्यार्थियों में नागरिकता के गुण विकसित करना, परीक्षा के अंक जो है अच्छे दिलाना, या फिर पाठ्य पुस्तक। हमारा ये कोई मकसद नहीं होता कि पाठ्य पुस्तक को पूरा करना है इसलिए हम सोशल साइंस पढ़ाएं, तथ्यों को याद कराएं कि ये सारी चीज़ें होती हैं, ये नहीं होती हैं, उनको रटाना नहीं है, उनको नागरिकता, उनके अंदर नागरिकता के गुण विकसित करना ही सामाजिक जो है सोशल साइंस पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य होता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी विधि SST में कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए सबसे उपयुक्त होगी? कॉन्सेप्ट जो है क्लियर किस लिए होगा? सबसे पहले हम क्या करेंगे, बच्चों को कॉन्सेप्ट बेस में सारी चीज़ें, डेफिनेशन, उनकी परिभाषाएं या फिर उनके कारक, उद्देश्य, उनकी प्रकृति, सारी चीज़ें उनको समझा देंगे। फिर हम उनसे पूछेंगे कि हमने अभी क्या पढ़ा है, उसके बारे में अलग अलग क्वेश्चन बनाएंगे, फिर हम उनसे क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो इस तरह से सबसे अच्छी जो होगी वो हो जाएगी डिस्कशन करना और फिर क्वेश्चन आंसर मेथड। आंसर हो जाएगा डिस्कस करना और फिर क्वेश्चन आंसर मेथड, सबसे अच्छी पढ़ाने की विधि। नेक्स्ट हो जाएगा हिस्ट्री पढ़ाते समय सोर्स बेस्ड जो टीचिंग है उसका क्या लाभ होता है? सोर्स जो स्रोत मिलते हैं हमें, तो उसका सबसे अच्छा लाभ क्या होता है? क्या समय की बचत होती है स्रोतों से? बिल्कुल नहीं। विद्यार्थियों को रटने में मदद मिलती है? नहीं। ऐतिहासिक सोच, हिस्टोरिकल जो थिंकिंग होती है उसका विकास होता है, क्योंकि जो सोर्स हमें मिलते हैं, जैसे खुदाई से सिक्के मिल गए, कोई भी जो है हमें अभिलेख मिल गया, वो सोर्स होते हैं, वो हिस्ट्री का, हमारे जो उस टाइम की घटित घटनाएं होती हैं उनका विकास होता है, वो हमें जो है उस समय की घटनाओं के बारे में सही जानकारी देता है। नेक्स्ट है ज्योग्राफी में हम जो मैप वर्क, मानचित्र कार्य होती है करते हैं, उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मैप वर्क का मुख्य उद्देश्य केवल स्थान याद कराना कि मैप में ये स्थान यहाँ पर है। मैप में क्या हम यही चीज़ें पढ़ते हैं कि ये कौन सी जगह है, कहाँ पर है। विद्यार्थियों को व्यस्त रखना कि बस बच्चों को बिजी रखना इसलिए उनको मैप दे दो, तो ये गलत हो जाएगा। स्थानिक समझ यानी कि स्थान की समझ को विकसित करना कि कौन सा स्थान कहाँ पर है, क्यों है, वहाँ का जो मौसम है वो किस प्रकार का है, वो जो चीज़ें हैं वो किस प्रकार की हैं, कौन से खनिज वहाँ पर मिलते हैं, कौन से जड़ी बूटियाँ या पेड़ पौधे किस प्रकार के मिलते हैं, ये सारी चीज़ें हमें उसके समय स्थान के बारे में जो होती हैं वो पता चलती हैं। स्थानिक समझ जो है विकसित करता है कौन सा? मानचित्र। और लास्ट है आज का
जो है लर्नर सेंटर्ड अप्रोच, जो बच्चों को सेंटर में रख के कौन सी चीज़ें जो है समझाता है कि बच्चा जो शिक्षक है वो बोलता रहे बस, पाठ्य पुस्तक से पढ़ाना, प्रोजेक्ट वर्क या फिर एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करना या नोट्स लिखवाना। चाइल्ड सेंटर्ड जो अप्रोच होती है उसके बारे में बताया है कि प्रोजेक्ट वर्क यानी कि किसी भी फील्ड वर्क पे कहीं पर भी ले जाना बच्चों को, सही चीज़ें एक्टिविटीज़ करके उसको लर्निंग देना, ये सारी चीज़ें उसकी समझ को विकसित करती हैं, उसको सही से समझाती हैं। सिर्फ पाठ्य पुस्तक नहीं पढ़ानी, सिर्फ शिक्षक बोलता रहे बच्चे सुनते रहें, इससे भी उनका विकास नहीं होगा, और सिर्फ नोट्स लिखवा दें उनको और रटवा दें, ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सही आंसर हो जाएगा सी। और आज की क्लास को हम यहीं पर पूर्ण विराम लगाते हैं। वीडियो में आज बता देना कि आज के क्वेश्चन जो थे वो आपको लगता है कि आज चैट में पूछे गए हैं, क्योंकि जिसने प्रीवियस ईयर किए होंगे वो पहचान लेगा कि भाई इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या आज भी आपको उतना ही ईजी लगा जैसे कि पहले के 2 टेस्ट लगे थे? कमेंट करके ज़रूर बता देना, और वीडियो को शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आज की क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।